क्वेश्चन 1, जैसे हमें पता है असेसमेंट ऑफ इंडिविजुअल। क्वेश्चन है, डॉक्टर रोहन 82 ईयर्स ओल्ड रेजिडेंट सर्जन हैविंग इट्स नर्सिंग होम इन मुंबई गिव्स द फॉलोइंग पर्टिकुलर फॉर द ईयर एंडेड ऑन 31 मार्च 2022। क्योंकि हमारा प्रीवियस ईयर 21-22 है, नवंबर में अगर हमने पेपर दिया है या नवंबर में अटेम्पटेशन की बात करें तो प्रीवियस ईयर क्या हो गया हमारा 21-22। अभी तो हमारा 22-23 है, लेकिन क्वेश्चन पेपर उसी के अकॉर्डिंग है तो सजेस्टेड आंसर भी उसी के अकॉर्डिंग है। तो ये हमें रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट दे रखा है। अब हम जानते हैं पीजीबीपी के पॉइंट ऑफ व्यू से जब कभी भी इनकम फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन निकालनी होती है और रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट दे रखा हो तो हमें रिसीट्स में से देखनी है कौन सी बिजनेस से रिलेटेड, प्रोफेशन से रिलेटेड रिसीट्स है, और उसमें से प्रोफेशन से रिलेटेड खर्चे घटाने। और जो बाकी रिसीट्स होंगी अगर वो हमारी इनकम है तो जिस हेड से रिलेटेड होंगी उस हेड में चार्जेबल हो जाएंगी। तो इस साइड हमें रिसीट्स दे रखी और इस साइड पेमेंट। एक बार पढ़ लेते हैं। पहले मेनली रिसीट्स, फीस फ्रॉम विजिट टू अदर हॉस्पिटल नेट। क्योंकि ये सर्जन है, अपना नर्सिंग होम चला रहा है, तो अगर ये कहीं पर विजिटिंग फीस रिसीव करता है किसी भी हॉस्पिटल से तो वो इसके प्रोफेशन से रिलेटेड मानी जाती है। नेट इसका मतलब उन्होंने टीडीएस काट रखा है, 10% से टीडीएस कटता है, तो हम इसका अभी ग्रोस अप कर देंगे जब इनकम फ्रॉम प्रोफेशन कैलकुलेट करनी होगी। सेकेंड वन, फीस फॉर मार्च 2021 रिसीव्ड इन अप्रैल। तो ये इसको फीस रिसीव्ड हुई है 85,000, 40,000 और 45,000। इसके जस्ट आगे डिविडेंड फ्रॉम शेयर्स। अब शेयर से जो डिविडेंड मिलता है ना, ये अदर सोर्सेज की इनकम है। अभी हम सजेस्टेड आंसर से पूरा टैली करेंगे तो ये अदर सोर्सेज में आ जाएगा। नेक्स्ट है फीस रिसीव ड्यूरिंग द ईयर 10,25,000। क्योंकि अपना नर्सिंग होम चला रहा है उससे रिलेटेड ये फीस है इसकी, प्रोफेशन से रिलेटेड। गिफ्ट रिसीव्ड फ्रॉम रिलेटिव्स ऑफ पेशेंट। आपको अपने क्लाइंट्स मतलब कस्टमर सप्लायर से गिफ्ट मिलते हैं तो वो प्रोफेशन की इनकम ही होती है, तो इसी हेड में आएगी। इसके बाद ऑनरेरियम फॉर पेंटिंग सर्विसेज इन जय हिंद आर्ट स्कूल नेट। तो अगर आपको ऑनरेरियम की बात करें तो अदर सोर्सेस में, इसने ना यहाँ नेट वर्ड बोला है। वैसे अगर आपको मतलब ये एक प्रोफेशनल पर्सन है, वो जो भी मतलब वहां पर इसको फीस मिल रही है तो उस केस में 30,000 रुपए की लिमिट होती है 194 जेब। जैसे मैं आपको ऐसे समझाता हूँ, मान लो मेरे को कैजुअल इनकम होती है तो कैजुअल इनकम में टीडीएस कटता है 194 बी या डबल बी में। वहां ना लिमिट है 10,000 रुपए की, 10,000 से ऊपर अमाउंट होगा तभी टीडीएस कटेगा। लेकिन मान लो वो हमें सीधा बता रहा है 3500 और साथ में लिख रहा है नेट, तो यहाँ इंस्टीट्यूट कहता है देयर मे बी टू अजम्पशन कि मान लो सामने वालों ने टीडीएस काट लिया था, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता कि इनकम प्रेस्क्राइब लिमिट से कम है, तो अगर आपको कट के मिले हैं पैसे तो उस अकॉर्डिंग तो ग्रोस अप होना चाहिए। और अगर हम माने कि टीडीएस नहीं कटा होगा, बने ही 3500 है, तो फिर ये ग्रोस अमाउंट है। तो सिमिलरली एक आपको इंस्टीट्यूट कह रहा है कि ये अमाउंट 22,500 ही टैक्सेबल होगा, ये माना जाएगा, इस पे टीडीएस नहीं कटा क्योंकि 30,000 से ग्रोस अमाउंट क्या है, कम है। और दूसरा ऑप्शन ये मान रहा है कि उन्होंने टीडीएस काट दिया होगा। तो यहाँ पर आपको अजम्पशन बेस्ड क्वेश्चन करके दे रखा है। नेक्स्ट है इनकम टैक्स रिफंड इंक्लूडिंग इंटरेस्ट 1,500। अब हमें पता है 12,100 जो रिफंड मिला है उसमें से 1,500 रुपए जो इंटरेस्ट है ये तो अदर सोर्सेज की इनकम है, लेकिन बाकी का अमाउंट इनकम नहीं है, उसका कुछ भी नहीं होना। जैसे ओपनिंग बैलेंस का कुछ नहीं होना ना कैश का, वैसे इनकम टैक्स रिफंड इज नॉट इनकम, क्योंकि इनकम टैक्स पे करना खर्चा ही नहीं। अब एक बार आगे बढ़ते हैं। तो इसने बता रखा है कि जो यहाँ सजेस्टेड आंसर आपको दिए गए हैं वो असेसमेंट ईयर 22-23 के बेसिस पर दे रखे। तो यहाँ पर अदर इंफॉर्मेशन में पहली चीज बोल रहा है ही कीप्स हिज बुक्स ऑफ अकाउंट ऑन कैश बेसिस। अगर आप कैश बेसिस पर बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करते हो तो अगर आपने कोई भी अमाउंट पुराने पीरियड का या अगले पीरियड का, नेक्स्ट पीरियड का इस बार रिसीव किया है तो वो अभी की इनकम माना जाएगा। और सेम अगर आपने कोई अगले ईयर का खर्चा या पिछले ईयर का खर्चा इस साल पे किया है तो वो आपका अभी अलाउड होगा कैश बेसिस पर। एंड हैज नॉट ऑप्टेड फॉर द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 44 एडी। 44 एडीए अगर आप एक प्रोफेशनल पर्सन हो तो आपको ऑप्शन देता है परसेंटेज बेसिस पर इनकम शो करने के लिए। परसेंटेज बेसिस पर इनकम 44 एडीए में कैसे होती है, 50% ऑफ ग्रोस रिसीट्स।
ये तभी ऑप्शन मिलती है जब आपकी ग्रोस रिसीट्स 50 लाख से ज्यादा नहीं है। वो हमें दिख ही रही है 50 लाख से ज्यादा नहीं है उसकी। अब इसके आगे, लेकिन उसने अभी ये ऑप्ट नहीं कर रखी, इसलिए बुक्स ऑफ अकाउंट बना रखी। सेकंड पॉइंट है सैलरी इंक्लूड 60,000 पेड टू हिज सिस्टर हु इज क्वालिफाइड नर्स पेड इन कैश। अब ये कैश में पे किया है, इसलिए क्या हो जाएगा, डिसअलाउड। डिसअलाउड होने का मतलब यहाँ है, क्योंकि हम तो यहाँ रिसिट्स एंड पेमेंट अकाउंट से करने वाले हैं, तो इसमें ना रिसिट्स में से जो अलाउड इनकम है तो उसमें से अलाउड खर्चे घटाने हैं। तो ये जैसे सैलरी टू स्टाफ है, इसमें से 60,000 रुपए जो कैश दिए हैं वो अलाउड नहीं है, तो आपको डिडक्शन कितने की मिलेगी, 2,90,000। अगर यही हमारे को P&L अकाउंट दे रखा होता तो ये अमाउंट वापस ऐड हो जाता। कोई पूछे किस बेस पर डिसअलाउड हुआ है, 40A3, तो 10,000 से ज्यादा की पेमेंट है, आपको प्रेस्क्राइब मोड से करनी थी, आपने नहीं की, कैश में के पे कर दी तो डिसअलाउड। आगे, एंटरटेनमेंट एक्सपेंसेस इंक्लूड 25,000 फॉर डिनर टू डॉक्टर इन ए 5 स्टार होटल। अब एंटरटेनमेंट एक्सपेंस है, आप अपने बिजनेस से रिलेटेड कर रहे हैं तो बिजनेस का अलाउड खर्चा है। इसे नेक्स्ट है इंटरेस्ट ऑन लोन फॉर रिपेयर टू प्रॉपर्टी इंक्लूड 40,000 फॉर हिज रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी। समझाता हूं, यहां पर ना इसने लोन के ऊपर इंटरेस्ट बता रखा है कि प्रॉपर्टी की रिपेयर के लिए। अगर प्रॉपर्टी बिजनेस की है, उसके लिए रिपेयर के लिए लोन लिया है तो वह अलाउड खर्चा है। लेकिन वो कहते हैं इस 65,000 में से ना जो 40,000 रुपए वो रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी के, और कुछ बताया नहीं, तो मानता है इंस्टीट्यूट, देखो मैं आपको साथ साथ सजेस्टेड आंसर खोलता हूँ, तो जो प्रॉपर्टी ये कह रहा है उसको इंस्टीट्यूट मान रहा है रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी, तो बोल ही दिया है, कहीं लेट आउट की कोई बात नहीं हुई, तो वो है सेल्फ ऑक्यूपाइड, तो उसकी एनएवी क्या हो जाएगी, नील। उससे रिलेटेड इंटरेस्ट बता रहे हैं 40,000 रुपए, उससे रिलेटेड इंटरेस्ट कितना बता रहे हैं, और रिपेयर के लिए लोन के केस में इंटरेस्ट की मैक्सिमम लिमिट है 30,000, तो ये 30,000 रुपीज के इंटरेस्ट की क्या मिल जाएगी, डिडक्शन। ये लॉस फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी आ जाएगा। हाउस प्रॉपर्टी का लॉस आप अदर सोर्सेज की इनकम से भी सेटअप कर सकते हो, पीजीबीपी से भी सेटअप कर सकते हो, तो अभी के लिए एक बार माइनस का लिख देंगे, लॉस फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। अब इंस्टीट्यूट ने यहाँ प्रॉपर अजम्पशन लिखी है कि हम मान रहे हैं कि प्रॉपर्टी क्या है, सेल्फ ऑक्यूपाइड। मैं साथ साथ उनको भी ले लेता हूं जैसे उन्होंने किया है। एक बार अगर आप देखो तो ये हमारे पास रिसिट्स है, इसमें आप पहले 5,85,000 को लो और इसका 100/90 कर दो, तो ये हमने किया 6,50,000, 85,000, क्योंकि ये इसके प्रोफेशन से रिलेटेड है। तो देखो रिसिट्स लिखनी शुरू की हमने पीजीबीपी में, ये 650, ये 85,000। जो डिविडेंड मिला है ये अदर सोर्सेज की इनकम है, और फीस रिसीव्ड यही 10-25। तो देखो एक बार, ये फीस रिसीव्ड 10,25,000, नीचे आप आ जाओ अदर सोर्सेज में, ये रहा। तो डिविडेंड फ्रॉम शेयर्स 18,900 नेट लिखा हुआ है, तो ग्रोस करने के लिए 10% से टीडीएस करता है। डिविडेंड इनकम अगर 5,000 से ऊपर हो ना तो समझो टीडीएस करता है, तो ये ग्रोस कर दिया। अब आगे बढ़ते हैं, गिफ्ट रिसीव्ड फ्रॉम रिलेटिव ऑफ पेशेंट्स यहीं आएगा। इसके अलावा ऑनरेरियम फॉर पेंटिंग सर्विस, ये आपका अदर सोर्सेज में, और इसमें इंटरेस्ट ऑन इनकम टैक्स रिफंड अदर सोर्सेज, एक बार चेक करते हैं कि गिफ्ट रिसीव्ड यहीं आ गया। इससे ये भी पता लग गया कि जो ग्रोस रिसीट्स है ना वो 18,05,000 रुपए की, मतलब 50 लाख से कम है, वो वैसे ही 44 ADA ले नहीं रहा। और नीचे अगर हम आए अदर सोर्सेज में तो ये ऑनरेरियम आ गया। अब यहाँ पर 22,500 100/90 कर दिया, लेकिन अभी आप अल्टरनेटिवली देखना क्या कह रहा है, कहता है नोट इन द क्वेश्चन इट इज मेंशन दैट डॉक्टर रोहन हैज रिसीव्ड ऑनरेरियम फॉर पेंटिंग सर्विस इन जय हिंद आर्ट स्कूल नेट ऑफ 22,500, सिंस थ्रेशोल्ड लिमिट डिडक्ट करने की कितनी है, 30,000, तो देयर इज नो रिक्वायरमेंट टू डिडक्ट टैक्स एट सोर्स एट सच इनकम। तो इसका अकॉर्डिंग क्वेश्चन ये भी आंसर किया जा सकता है कि उसको नेट जो 22,500 है वही ग्रोस अमाउंट होगा, उन्होंने टीडीएस काटा थोड़ा होगा। तो इंस्टीट्यूट कई जगह पर आपको अजम्पशन के साथ क्वेश्चन करवाता है। एग्जाम में अगर आपने 25 लिखा है या 22,500 लिखा है, आपको सिर्फ नोट डालना है, आपको वो ठीक कर देगा, क्योंकि देखो क्लियर लिख रखा है इन्होंने। और इसके बाद इंटरेस्ट ऑन इनकम टैक्स रिफंड अदर सोर्सेज की इनकम, तो ये समझो हमारी रिसिट साइड हो गई। जो हमारी रिसिट साइड है उसमें अदर सोर्सेज में आ गए हम लोग,
और ये आपके पीजीबीपी में आ गए। अब एक बार एडजस्टमेंट से रिलेटेड साथ साथ करते रहेंगे। पहले पॉइंट का तो कोई यूज है नहीं। दूसरा पॉइंट जो सैलरी वाला है, उसमें उसने बोला है 60,000 कैश में पे किया, तो एक बार आप यहां देखो 350 की सैलरी है, अगर इसमें से 60 घटा दूं तो कितने रुपए की रिडक्शन मिलेगी? 2,90,000। तो आप यहां देखो 2,90,000। अब इसके बाद ये हमारी एडजस्टमेंट हो गई, ये एडजस्टमेंट हो। एंटरटेनमेंट एक्सपेंस इंक्लूड 25,000 फॉर डिनर टू डॉक्टर इन ए 5 स्टार होटल, अलाउड होगा, अभी लेस कर देंगे। इंटरेस्ट ऑन लोन का हो गया 40,000। अब 65 में से 40,000 रेजिडेंशियल का है, तो बाकी तो यही कॉमर्शियल वाली प्रॉपर्टी का है, तो हमने 40 लेस किए तो कितने रुपीस हो गए? 25,000। तो एंटरटेनमेंट एक्सपेंस भी पूरे अलाउड हो जाएंगे, ये 25,000 रुपए भी। ये 1,10,000 पूरे, क्योंकि ये माना जाएगा कि होली एंड एक्सक्लूसिवली बिजनेस पर्पज के लिए, इसलिए डिनर पे लेके गया है। और ये 25,000 रुपए उस प्रॉपर्टी के जो कमर्शियल पर्पज के लिए यूज हो रहे हैं। अब इसके बाद his daughter-in-law earned income 10,000 from the amount received as gift। मतलब इसने अपनी डॉटर इन लॉ को अमाउंट दिया होगा गिफ्ट के तौर पर, उसके ऊपर उसने कितने रुपए इंटरेस्ट इनकम कमाई है। तो अगर डॉटर इन लॉ के नाम पर हम कोई प्रॉपर्टी करते हैं ट्रांसफर, तो उस केस में जो इनकम होती है वो ट्रांसफरर की इनकम में क्या होती है? क्लब होती है, 10,000 रुपीज। अब अगर आप यहाँ देखो तो इसने हमारे को कुछ और नहीं बता रखा, तो माना जाएगा कि वो अदर सोर्सेज की इनकम है, तो वही क्लब हो जाएगी। इसके बाद ना यहाँ हमें बता रहा है फिक्स एसेट्स वैल्यूज एज ऑन 1/4/21, नर्सिंग होम इक्विपमेंट 220, मेडिकल बुक्स इंक्लूडिंग एनुअल पब्लिकेशन 10,000 35,000 की, और लैपटॉप 40,000 का। अब मेरे से कोई पूछे डेप्रिसिएशन, मैं कहूंगा इस पे 15%, बुक्स के ऊपर 40%, लैपटॉप के ऊपर 40%। अब इसे अगला यहाँ कह रहा है टेलीविजन खरीदा था फॉर नर्सिंग होम पर्पज 21 सितंबर 21 को एंड इज पुट टू यूज ऑन 3 अक्टूबर। अगर आप 3 अक्टूबर से 31 मार्च तक गिनेंगे ना, तो 180 डेज बनते, 180 डेज या उससे ज्यादा होते ही पुट टू यूज आपका डेप्रिसिएशन नॉर्मल रेट से होता है। लेकिन मेरे से को पूछे टेलीविजन के ऊपर रेट क्या होगा, मैंने कहा अगर हम नॉर्मल वे में समझे तो प्लांट एंड मशीनरी के अकॉर्डिंग 15%। इंस्टीट्यूट ने ही यही कहा है, और इंस्टीट्यूट कहता है अगर ये माने कि टेलीविजन तो स्क्रीन कंप्यूटर के तौर पर यूज हुआ होगा। देखो बच्चों, ये कंप्यूटर है, ठीक है, ये इसकी स्क्रीन लगी है, ये जस्ट एक एलईडी स्क्रीन है, जिसको आप और पर्पस के लिए भी यूज कर सकते हो। लेकिन क्योंकि ये मॉनिटर के साथ फिटेड है, तो ये कंप्यूटर का पार्ट मानी जाएगी, और इसके ऊपर डेप्रिसिएशन का रेट क्या होगा? 40%। सेम जिस पे आप देख रहे हो स्क्रीन, ये एक एलईडी स्क्रीन है, मतलब टीवी है, लेकिन किसके साथ अटैच है? कंप्यूटर के साथ, तो इसको कंप्यूटर का पार्ट माना जाएगा, और इसके ऊपर डेप्रिसिएशन किस रेट से होगा? 40%। और एक लास्ट अल्टरनेट है, आप इसको फर्नीचर एंड फिटिंग का पार्ट बना सकते हो, और डेप्रिसिएशन का रेट क्या हो जाएगा? 10%। आप कहेंगे ऐसे कैसे? देखो, बहुत बार क्या करते हैं ये लोग, जैसे हॉस्पिटल में ना हम ये देखते हैं, जहां पर एक तरह से पेशेंट होते हैं ना, वहां पर एक वो टीवी लगाए थे। उस टीवी लगाने का पर्पज होता है कि पेशेंट अगर वहां आसपास सारे बीमार लोगों को देखता है तो वो डिप्रेस्ड होता है, तो उसका ध्यान ही डाइवर्ट हो जाए, किसको? टीवी चला दिया जाता है इसलिए। तो वहां टीवी एक नॉर्मल पर्पज के लिए यूज हो रहा है, तो आप उसको फर्नीचर एंड फिटिंग का पार्ट मानेंगे, तो डेप्रिसिएशन का रेट क्या हो जाएगा? 10%। इन्होंने कोई रेट तो दिया नहीं है, तो अभी देखो सारों का रेट देखते हैं। अब डेप्रिसिएशन हम लेस कर रहे हैं, ये रहे अंडर सेक्शन 32। पहले तो नर्सिंग होम इक्विपमेंट के ऊपर 15%। अब इसके बाद दूसरे नंबर पे, उस पर भी 40 कर सकते हो आप, ये मानते हुए कि वो मतलब हमारे लाइफ सेविंग मेडिकल इक्विपमेंट है। मेडिकल बुक्स के ऊपर 40%, लैपटॉप के ऊपर। अब टेलीविजन के ऊपर पहले तो इसने लगाया 15%। अब एक बार नोट में आओ, television would be eligible for depreciation 15%. However, television connected to laptop or other medical equipment and used by doctor may be classified as plant and machinery eligible for depreciation at the rate 40%। तब डेप्रिसिएशन कितना बनता? 19,200। और अगर कहता है ये भी पॉसिबल है एक व्यू लेना कि टेलीविजन फर्नीचर एंड फिक्सचर का पार्ट है, और उस केस में डेप्रिसिएशन का रेट 10% होता, तो 4,800। तो अब आप ये देखो ना, ये कहना कि एजम्पशन नहीं लेनी, एज इट इज करना है, इंस्टीट्यूट आपको ही अल्टरनेट दे रहा है।
अब जो पर्सन सजेस्टेड आंसर देखकर चेक कर रहा है उसको नहीं पता मेरे को हर वे में आंसर चेक करना है, कि अगर किसी ने 7200 लिखे हैं तो भी अलाउड है, किसी ने 4800 लिखे हैं तो भी अलाउड है, और किसी ने 19200 लिखे हैं तो भी अलाउड है, क्योंकि सजेस्टेड आंसर हमने इंस्टीट्यूट का ही तो खोल रखा है। ऐसे करके वो अजम्पशन बताते हैं कि कौन कौन से, लेकिन लिखनी पड़ेगी जो भी अजम्पशन ली है। अगर कहीं दो अल्टरनेट है तो आप बता दो तो बेटर रहेगा। अब इससे आगे, he has donated 10,000 towards पीएम केयर फंड। अब पीएम केयर फंड में अगर इसने 21-22 में पैसे 10,000 डोनेट किए हैं तो इसकी 80 की क्या मिलती है, डिडक्शन 100%, नो लिमिट। तो ये पूरे 10,000 की क्या मिल जाएगी, 80 की डिडक्शन। यू आर रिक्वायर्ड टू फर्स्ट compute total income and tax payable by him for the assessment year 22-23 as per the regular provision of Income Tax Act 1961. Assume that he has not opted for section 115 BSc. फिर इसने सेकंड पार्ट में बोला what will be his total income and tax payable if he opt for the provision of section 44 ADA, will it more beneficial for him to adopt 44 ADA? तो हम चेक करेंगे, अगर ये 44 ADA लेता ना तो इसकी परसेंटिव इनकम सीधा पता है क्या आ जाती, 50% ऑफ 18,05,000। जो ग्रोस रिसिट्स है ना, तो अभी पहले चेक तो कर ले कि अभी इनकम कितनी आ रही। तो सेकंड पार्ट में आप ये भी मान सकते हो कि अगर इसने 44 ADA लिया होता तो इसकी टोटल इनकम, तो बीनस की इनकम कितनी आ जाती है इसकी, 9,02,500, और उसके बेसिस पर टोटल इनकम निकाल लेंगे। तो एक बार पहले तो ये आप 80G वाला पॉइंट देखो ताकि सारी हमारी एडजस्टमेंट हो जाए। 10,000, ये ग्रोस टोटल इनकम आ गई, ये पीएम केयर फंड है, इसकी 80G की क्या मिल गई, डिडक्शन। अब आ जाओ आप पेमेंट साइड में, वहां सैलरी टू स्टाफ तो हो गया, टैक्सेस एंड इंश्योरेंस अलाउड खर्चा 26,000, एंटरटेनमेंट एक्सपेंस हो चुका है हमारा, परचेस ऑफ टेलीविजन इसका डेप्रिसिएशन हो चुका है, गिफ्ट टू डॉटर इन लॉ, जो इसने अपनी डॉटर इन लॉ को गिफ्ट दिया है, तो ये कोई खर्चा नहीं है जो अलाउड हो। हाँ, इसकी डॉटर इन लॉ को जो इनकम हुई है वो अदर सोर्सेज में इसके हैंड में क्या हो जाएगी, टैक्सेबल। तो एक बार पहले ये 26,000 देख लेते हैं, टैक्सेस एंड इंश्योरेंस का डेप्रिसिएशन तो देख ही चुके हैं, ये टैक्सेस एंड इंश्योरेंस, और जो डॉटर इन लॉ को इनकम हुई है ये इसमें कलम हो। कोई पूछे कौन सा सेक्शन, आप 64(1) कह देना, उसके आगे क्लोज लिखने की जरूरत नहीं, क्योंकि स्पाउस और डॉटर इन लॉ के केस में 64(1) है, माइनर चाइल्ड के केस में 64(1)A है, और HUF के केस में 64(2) है। वो भी लिखना हो सेक्शन, नहीं तो देखो इन्होंने कहाँ मेंशन कर रखा है, जरूरत ही नहीं है। आगे हमने देखा पर्सनल मेडिकल एक्सपेंसेस, इसकी ना बच्चों 80D की डिडक्शन मिलती है। आप इसकी एज देखो 82 ईयर्स, तो क्योंकि उस केस में मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम पे नहीं कर रखा होता, जो पे किया है बस उसकी डिडक्शन मिल जाएगी 80D की, और लिमिट कितनी है, 50,000। अगर ये मान लो 60 ईयर से बिलो होता तो 25,000 की लिमिट होती। तो देखो 50,000 रुपए की 80D, ये रहा। डिपॉजिट इन PPF अकाउंट 80C, और नर्सिंग होम के खर्चे हैं 375, प्रोफेशन फीस पेड फॉर कंसल्टेंसिंग सर्विस ये भी अलाउड है। तो इन सबको अगर हम घटा देंगे तो हमारी क्या आ जाएगी, टोटल इनकम। इसके अलावा परचेस ऑफ फर्नीचर एट होम, तो ये तो कोई खर्चा ही नहीं है, पर्सनल एक्सपेंस ये अलाउड नहीं है, तो हम सिर्फ इन्हीं को लेस कर लेते हैं एक बार। नर्सिंग होम का खर्चा 375 और प्रोफेशनल फीस 120, 3,75,120। इसको घटाने के बाद ये आ गया, और इसमें से आप डेप्रिसिएशन घटाओगे तो ये आपकी क्या आ जाएगी, बिजनेस इनकम। अदर सोर्सेज में ये इनकम का टोटल कर दो, तो ये क्या आ गई, GTI, और ये तीनों डिडक्शन 80C 80D 80G, तो क्या आ गई, टोटल इनकम। अब एक बार आप इस पे टैक्स निकालो, कोई अलग रेट तो है ही नहीं, सिंपल। तो आप 5 लाख की इनकम, क्योंकि 80 ईयर्स एज है, तो नील हो गई, और उसके ऊपर वाले अमाउंट के ऊपर किस रेट से है, 20%, और फिर बस हेल्थ एंड एजुकेशन सेस। अब जितना TDS कटा हुआ है, इसका TDS वहां था, एक तो जो 585 का ग्रोसअप करके 650 आया था उसका 10%,
जो डिविडेंड ऑन शेयर्स की इनकम थी 18,900 का ग्रोसअप करके 21,000 आया था, उसका 10%। और तीसरा 25,000 का 10%, 2500। अब ये टैक्स पेएबल है। अब देखो बच्चों, अगर इसी क्वेश्चन में सेम ये परसेंटेज बेसिस फॉलो करता तो ये इनकम 7,88,800 की जगह पता क्या हो जाती? 50% ऑफ जो ग्रोस रिसिप्ट है, 18,05,000। तो ये अमाउंट हो जाता 9,02,500। और अदर सोर्सेज की इनकम तो यही की यही रहती, मतलब 57,500। तो दोनों को ऐड कर देते, 9,02,500 और 57,500। और 30,000 रुपए की जो रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी वाला लॉस है वो सेट ऑफ हो जाता। तो कितने रुपए आ जाती जीटीआई? फिर वो तीनों डिडक्शन मिलती, 55,000 की एटीसी की, 50,000 की एटीडी की, 10,000 एटीजी की। तो टोटल 1,15,000। तो अब टोटल इनकम कितनी बन जाती? 815। अब इस पे टैक्स निकालना है तो 5 लाख तक कोई टैक्स नहीं। अगले 3,15,000 का 20% 63,000। इसके ऊपर 4% हेल्थ एंड एजुकेशन सेस। और टीडीएस कितना कटा हुआ है ऊपर हमने अभी निकाला है 69,600। तो ये रिफंड हो जाता। अब क्वेश्चन आता है कि कौन से ऑप्शन बेटर है। मैंने कहा फर्स्ट, जिसमें उसका टैक्स जो है वो कम बन रहा है, उसका रिफंड ज्यादा बन रहा है। बुक्स ऑफ अकाउंट तो वो मेंटेन कर ही रहा है, तो उसको 44 एडीए क्यों लेना है? तो यही लिखा है, सिंस टैक्स रिफंडेबल इन केस डॉक्टर रोहन ऑप्ट फॉर प्रोविजन ऑफ 44 एडीए इज लोअर देन रेगुलर प्रोविजन, it would be beneficial for him not to opt for section 44 ADA and gets his books of account audited and declare income under the regular provisions। तो ये हमारा 14 मार्क्स वाला क्वेश्चन हो गया। क्वेश्चन सेकंड, इसमें बच्चों इन्होंने हमें पार्ट दिए, तो ए पार्ट है रेजिडेंशियल स्टेटस, 6 मार्क्स का क्वेश्चन है। इसके अलावा बी पार्ट 8 मार्क्स का क्वेश्चन है हमारा, सैलरी एक्ट। तो पहले ए पार्ट कर रहे हैं। मिस्टर सार्थक, एन इंडिविजुअल, एन इंडियन सिटीजन लिविंग अब्रोड, दुबई में रह रहा है, ए टैक्स हेवन सिंस ईयर 2005, नेवर केम टू इंडिया फॉर ए सिंगल डे सिंस देन, एंड द फॉलोइंग इनकम ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर 21-22। तो अब सीधे वे में उसका स्टे इंडिया में 0 दिन है तो नॉन रेजिडेंट हो गया, लेकिन क्योंकि इंडियन सिटीजन है, अगर इसकी इनकम 15 लाख से ऊपर हुई, अदर देन इनकम फ्रॉम फॉरेन सोर्सेस, और ये उस इनकम पर टैक्स देने के लिए लायबल नहीं है किसी और कंट्री टेरिटरी, तो ये बता ही रहा है, तो उस केस में डीम्ड रेजिडेंट बन जाएगा। तो अभी चेक करेंगे। तो पहले केस देखो आप, इनकम अक्रूड एंड अराइजन इन दुबई नॉट टैक्सेबल इन दुबई बीइंग टैक्स हेवन। तो ये तो इनकम फॉरेन सोर्सेस है, इसको नहीं इंक्लूड करना। सेकंड है इनकम अक्रूड एंड अराइजन इन इंडिया, आएगी। इनकम डीम टू अक्रू और अराइज इन इंडिया, आएगी ये इनकम। और इनकम अराइजिंग इन दुबई फ्रॉम ए प्रोफेशन सेटअप इन इंडिया, तो इसको लेते हैं। बिजनेस के केस में कंट्रोल देखा जाता है, प्रोफेशन के केस में सेटअप। तो मैं इन तीनों का टोटल कर रहा हूं तो 23 लाख रुपए। अब पूछ रहा है डेटरमाइन द रेजिडेंशियल स्टेटस ऑफ मिस्टर सार्थक, हम कहेंगे इसका स्टे इंडिया में नील है इसलिए नॉन रेजिडेंट है। हाउएवर जो उसकी इनकम है वो 23 लाख रुपए बन रही है, कहां से? टोटल इनकम अदर देन इनकम फ्रॉम फॉरेन सोर्सेज 23 लाख रुपए फॉर द प्रीवियस ईयर 21-22, एज्यूमिंग नो अदर इनकम अराइज ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर। तो देखो पहला आंसर इंस्टीट्यूट की तरफ से कहते हैं मिस्टर सार्थक इंडियन सिटीजन है, कहां रह रहा है? दुबई में, इंडिया में आया ही नहीं है सिंगल डे, तो उसके बेसिस पर उसका स्टे नील हो गया, तो वो रेजिडेंट नहीं है प्रीवियस ईयर। हालांकि उसकी टोटल इनकम जो हम देख पा रहे हैं एक्सक्लूडिंग इनकम फ्रॉम फॉरेन सोर्सेज 23 लाख रुपए है, जो कि कितने से ज्यादा है? 15 लाख। टैक्स हेवन उन्होंने पहले ही बता दिया, तो वो वहां टैक्स देने के लिए लायबल तो है ही नहीं, तो वो इंडिया का क्या बन जाएगा? डीम्ड रेजिडेंट हमेशा नॉट ऑर्डिनरली रेजिडेंट होता है। डीम्ड रेजिडेंट इज ऑलवेज नॉट ऑर्डिनरली रेजिडेंट। अब आप कहेंगे अगर ये एनओआर है तो इसकी टोटल इनकम बता दो, तो हम कहेंगे दुबई वाली इनकम यहाँ टैक्सेबल नहीं होंगी, बाकी तीनों तो होंगी, तो इसकी टोटल इनकम 23 लाख। सेकेंड पार्ट है व्हाट वुड बी योर आंसर इफ इनकम अराइजिंग इन दुबई फ्रॉम ए प्रोफेशन सेटअप इन इंडिया, वो मान लो 2 लाख होती 10 लाख की जगह। बच्चों अगर ये 2 लाख होती, तो अब अगर मैं देखूं इनकम अराइजिंग इन दुबई फ्रॉम ए प्रोफेशन सेटअप इन, तो ये टोटल मिलाकर 15 लाख, तो 15 लाख से ज्यादा तो नहीं है। अब 15 लाख से ज्यादा नहीं है तो फिर ये प्रोविजन काम नहीं करेगा।
तो ये पर्सन इंडिया का नॉन रेजिडेंट ही रहेगा। आप कहेंगे चलो नॉन रेजिडेंट तो हो गया, अब इसकी टोटल इनकम बता दो, तो सिर्फ यही दो इनकम इंक्लूड होंगी, क्योंकि नॉन रेजिडेंट के केस में जो बाहर वाली इनकम है वो थोड़ा इंक्लूड हो। तो आंसर देखो, अगर उसकी इनकम इंडिया में सेटअप होने के कारण 2 लाख है, तो वो टोटल 15 लाख की लिमिट को क्रॉस नहीं कर रही, क्योंकि एग्जैक्ट 15 लाख, तो वो पर्सन डीम्ड रेजिडेंट नहीं होगा। तो इंडिया का क्या हो जाएगा, नॉन रेजिडेंट। उस केस में उसकी टोटल इनकम कितनी होगी, 13 लाख। अब यहां अगर आप थर्ड पार्ट में देखो तो कह क्या रहा है, व्हाट वुड बी योर आंसर इफ मिस्टर सार्थक बोर्न इन दुबई। मान लो वो दुबई में बोर्न हुआ होता, अभी पहले केस में उसने उसको यहां पर बोला है कि वो पर्सन, ऊपर ही बोला है इंडियन सिटीजन है। अब वो इंडियन ओरिजिन का तो हो जाएगा क्योंकि हिज पेरेंट्स वर बोर्न इन इंडिया। अब अगर इसका बर्थ जो है वो दुबई का है, तो ये पर्सन इंडिया का सिटीजन तो रहा नहीं, और ओरिजिन पे ये अप्लाई नहीं होती, तो ये पर्सन हो जाएगा नॉन रेजिडेंट। और इसकी इनकम कितनी रहेगी, 13 लाख। देखो, मिस्टर सार्थक इज बोर्न इन दुबई, हिज पेरेंट्स वर बोर्न इन इंडिया, ही वुड नॉट बी इंडियन सिटीजन। हालांकि वो इंडियन ओरिजिन हो सकता है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, तो उस केस में डीम्ड रेजिडेंट का प्रोविजन तो उस पर अप्लाई होगा नहीं। तो इंडिया का क्या बन रहा जाएगा, नॉन रेजिडेंट, और उसकी इनकम 13 लाख ही रहेगी। बी पार्ट है बच्चों इनकम फ्रॉम सैलरी का। तो एक बार अगर पहले यहां से देखें किस तरह से इन्होंने दे रखा है हमें, Mr. B is a sales manager in PQR Limited. During financial year 21-22, he has received the following towards his salary and allowances perquisite. अब सबसे पहले देखो बेसिक पे 85,000 पर मंथ अप टू दिसंबर 21 एंड देयर आफ्टर एन इंक्रीज ऑफ 2,000 पर मंथ। तो अगर मेरे से कोई पूछे कैसे होगा, मैंने कहा दिसंबर तक 85,000 मतलब 9 मंथ्स, उसके बाद 87,000 3 मंथ्स, ये बेसिक हो गए। इसके बाद डीए कह रहा है कि जो ये बेसिक सैलरी है इसका 40%, तो आप इसका 40% करेंगे। देखो इतना तक चेक कर दें, पहले बेसिक पे 85,000 इंटू 9, 87,000 इंटू 3, ये आ गया 10,26,000, और इसका 40%। अब इसे आगे हमें कह रहा है बोनस 1 मंथ बेसिक पे बेस्ड ऑन सैलरी ड्रॉन ड्यूरिंग जनवरी मंथ एवरी ईयर। तो जनवरी में तो 87,000 थी, तो बोनस 87,000। अब इसने ना बच्चों अगर हम देखें तो यहां दिया है ही कंट्रीब्यूट 14% ऑफ हिज बेसिक पे एंड डीए टुवर्ड्स आरपीएफ, 12% तक एग्जेम्प्ट होता है। एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन वो भी, एंड हिज एम्प्लॉयर कंपनी कंट्रीब्यूट सेम अमाउंट, तो 2% टैक्सेबल हो जाएगा, और इसके अपने कंट्रीब्यूशन के लिए एटीसी की डिडक्शन मिलेगी। लेकिन इसने ना हमसे सिर्फ इनकम फ्रॉम सैलरी पूछ रखी है, तो इसलिए उसका यूज नहीं होगा, नहीं तो एटीसी की रिडक्शन मिल जाती। अब 2% किसका होगा, हम कहेंगे एक तो बेसिक पे, और दूसरा जो डीए इफ है, तो डीए तो पूरा इफ है क्योंकि यहाँ लिख रखा है डीए आरपीएफ में यूज हो रहा है, फॉर्मिंग पार्ट ऑफ रिटायरमेंट बेनिफिट है। तो मतलब हम 2% किसका करने वाले हैं, बेसिक पे और डीए इफ दोनों का मिलाकर। ये देखो इन दोनों को ऐड करके, वैसे नीचे इसलिए कर रखा है क्योंकि बीच में ना आरएफए निकाल रखी है, आरएफए की सैलरी में ये इंक्लूड नहीं होता, वो जल्दी करने के क्वेश्चन चक्कर में है। एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन टू आरपीएफ इन एक्सेस ऑफ 12%, तो 2% किसका, इन दोनों के सम का, और ये जो उसको बोनस मिला था वो 87,000 है। इसके बाद हमें बोला है ट्रेवलिंग अलाउंस ऑफिशियल पर्पज के लिए होता है 5,000 पर मंथ टुवर्ड्स ऑन ड्यूटी आवर्स, तो ये उतना ही माना जाएगा, ड्यूटी टूर्स उतना ही माना जाएगा, खर्च हुआ है तो पूरा का पूरा एग्जेम्प्ट। रिसर्च एंड ट्रेनिंग अलाउंस, जो अलाउंस नहीं पढ़ रखे वो फुली टैक्सेबल। हाँ ट्रेवलिंग वाला उसी में आता है ऑफिशियल पर्पज के लिए। जो ट्रेवलिंग है, ट्रेवलिंग हो गया, कन्वेंस हो गया, डेली अलाउंस हो गया, यूनिफॉर्म अलाउंस हो गया, एकेडमिक अलाउंस हो गया, हेल्पर अलाउंस हो गया, ये ऑफिशियल पर्पज के लिए होते हैं, जितने खर्च उतने एग्जेप्ट। तो ऑफिशियल टूर के लिए क्या रखा है, एग्जेप्ट। रिसर्च एंड ट्रेनिंग अलाउंस 3,000 पर मंथ फुली टैक्सेबल, हमने नहीं पढ़ रखा, तो 36,000। ये देखो ट्रेवलिंग अलाउंस एग्जेम्प्ट क्योंकि ड्यूटी टूर्स के लिए माना जाएगा, उतना खर्च हो गया है, ये हम मानते ही हैं उसमें। और ये रिसर्च एंड ट्रेनिंग अलाउंस हमने नहीं पढ़ रखा, फुली टैक्सेबल।
इसके बाद इसने हमें बोला है चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस 600 पर मंथ पर चाइल्ड फॉर हिज 2 सन्स 1 डॉटर। अब इसको मिल पता कितना रहा है ये, और एग्जाम पता क्या होगा 100 इंटू 2 इंटू 12। एक बार चेक करते हैं, ये रहा 600 इंटू 12 इंटू 3 और एग्जाम 2 बच्चों तक। अब इसके बाद अगर देखें तो अकोमोडेशन दे रखी है। आरएफए की सैलरी में ना टैक्सेबल अमाउंट ऑफ ऑल अदर अलाउंस आते हैं, तो पहले 9 पॉइंट पढ़ लेते हैं। रीइंबर्समेंट ऑफ मेडिकल एक्सपेंसेस ऑन हिज ट्रीटमेंट इन ए प्राइवेट हॉस्पिटल, ये प्रकिसी टैक्सेबल है, लेकिन आरएफए में सैलरी के मीनिंग में नहीं आएगा, मतलब हम टैक्सेबल करेंगे। मेडिकल अलाउंस फुली टैक्सेबल, तो यहाँ मेडिकल फैसिलिटी टैक्सेबल होगी, मेडिकल अलाउंस जो है इंटू 12 करके फुली टैक्सेबल और आरएफए के मीनिंग में भी आएगा। कंपनी हैज पेड प्रीमियम ऑन मेडिकल पॉलिसी परचेज ऑन हिज हेल्थ, ये एग्जाम्प्ट होती है। तो एक बार अभी आप देखो, ये मेडिकल फैसिलिटी के हैं। मेडिकल अलाउंस ऊपर इसलिए ऐड किया है क्योंकि वो रीजन क्या है, पहले सैलरी फॉर आरएफए निकाल रहा है ताकि वो एक साथ कंप्यूटेशन कर सके, क्योंकि बाकी सब कुछ तो सैलरी में इंक्लूड होना ही था, सिर्फ परक्विजिट की वैल्यू नहीं होनी। बेसिक पे, डीए, बोनस, कमीशन होता वो भी आता, और टैक्सेबल अमाउंट ऑफ अदर अलाउंसेस। तो ये 15,96,600 और इसका 15% हो गया। अभी आप आरएफए का देखो, अकोमोडेशन ओन्ड बाय PQR लिमिटेड वाज प्रोवाइडेड टू हिम इन हैदराबाद फॉर द होल ईयर। फर्नीचर हालांकि 2 लाख का दिया है 1 अक्टूबर से, मतलब 6 महीने। फर्नीचर के केस में ना 10% पर एनम करते हैं, तो पर एनम के हिसाब से 6 महीने के बनेंगे 10,000, क्योंकि 2 लाख का 10% होता है 20,000। ये आरएफए में हम ऐड कर देंगे। देखो आरएफए के केस में हैदराबाद का मतलब बड़ी सिटी 15% कर दिया, और फर्नीचर के ये 10,000 रुपए ऐड हो गए। ये एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन, ये आ गई हमारी ग्रोस सैलरी। एक ही रिडक्शन मिलनी है, स्टैंडर्ड रिडक्शन 50,000, तो ये इनकम फ्रॉम सैलरी। अब फिर इसी में अगला पार्ट पूछता है वो कहते हैं मान लो ये 115 बीएसी ले रहा हो। अब अगर मान लो ये 115 बीएसी ले रहा होता तो क्या फर्क पड़ता, तो हम कहते हैं 115 बीएसी के केस में ना अलाउंस है ना, उसके अंदर स्पेशल अलाउंस में ट्रैवलिंग अलाउंस की तो मिलती है, कन्वेंस अलाउंस की तो मिलती है, लेकिन आपको ये जो चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस है इसकी नहीं मिलेगी। यहाँ पर हमारे को आरएफए में एग्जाम्पशन मिली हुई है 2400 रुपए की, जितने रुपए एग्जाम्प्ट हुआ है वो वापस क्या हो जाएगा, ऐड। तो ये इसमें ऐड करना 15,96,600 में 15,99, अब 15,99,000 का 15% हो जाएगा। तो ये और वही बाकी सेम, और 50,000 रुपए की ये स्टैंडर्ड रिडक्शन नहीं मिलेगी, और इसके अलावा जो चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस की एग्जाम्पशन मिली थी वो नहीं मिलेगी। तो ये वापस ऐड कर दिए, आरएफए की वैल्यू पहले वाली घटा दो और अब वाली ऐड कर दो, तो बस ये आपकी सैलरी आ जाएगी। अगर इसने क्या ऑप्ट कर लिया 115 बीएसी, यूं है इसका इनकम फ्रॉम सैलरी का। तो ये हमारा सेकंड क्वेश्चन हो गया। क्वेश्चन थर्ड, ए पार्ट, एग्जामिन द एप्लीकेबिलिटी एंड अमाउंट ऑफ टीडीएस टू बी डिडक्टेड इन द फॉलोइंग केसेस फॉर फाइनेंशियल ईयर 21-22। फर्स्ट, एस एंड कंपनी लिमिटेड पेड 25,000 टू वन ऑफ इट्स डायरेक्टर एज सिटिंग फीस ऑन सेकंड 2022। आपने याद रखना है, वैसे 30,000 रुपए की लिमिट है जब आप टेक्निकल सर्विस प्रोफेशनल फीस के लिए देते हैं, लेकिन वो डायरेक्टर के केस में नहीं। तो उसके केस में 25,000 के ऊपर 194J के अंडर टीडीएस कटेगा। तो देखो 10% ही रेट होता है। टैक्स एट द रेट 10% हैज टू बी डिडक्टेड बाय एस एंड कंपनी अंडर 194J ऑन डायरेक्टर सिटिंग फीस 25,000। थ्रेशोल्ड लिमिट ऑफ 30,000 इज नॉट एप्लीकेबल इन रिस्पेक्ट ऑफ सम पेड टू डायरेक्टर, इसलिए 2,500 रुपए टीडीएस कटेगा। Second, rupees 2,20,000 paid to Mr. Mohan, a resident individual, on 28/2/2022 by the state of Haryana on compulsory acquisition of his urban land। तो यहाँ ना पहले याद रखना है 194 LA लिमिट ना 2.5 लाख रुपए की है, तो ये तो 2,20,000 रुपए है, तो अप्लाई होगा ही नहीं। There is no liability to deduct tax at source under section 194 LA since the payment to Mr. Mohan, a resident by the state of Haryana on compulsory acquisition of his urban land does not exceed 250. Third, Mr. Parshottam, a resident Indian dealing in hardware goods,
हैज ए टर्नओवर ऑफ 12 करोड़, 10 करोड़ से ज्यादा है। इन द प्रीवियस ईयर 2021 ही परचेज गुड्स फ्रॉम मिस्टर अग्रवाल ए रेजिडेंट सेलर रेगुलरली इन द कोर्स ऑफ हिज बिजनेस। मतलब यहां बात हो रही है 194 क्यों। The aggregate purchases made during the previous year 21-22 on various date is 80 lakh। मतलब ये प्रोविजन ना 1 जुलाई को एग्जिस्टेंस में आया था 194 क्यों। 50 लाख से ऊपर की अगर आप परचेज करेंगे ना तो 0.1% से टीडीएस काटना होता है। तो 50 लाख से ऊपर के केस में अप्लाई होता है, जितना भी अबू 50 लाख होगा टीसीएस लग सकता है। अगर सेलर यही होता और दोनों एक साथ लगेंगे तो 194 क्यों लगेगा, लेकिन यहाँ तो बायर की बात हो रही है। तो यहाँ 10 जून को जो 25 लाख है उस पे तो वैसे ही नहीं होना चाहिए, वो 50 से ऊपर ही होती, लेकिन एग्रीगेट में इंक्लूड किया जाएगा। अब ये 1 जुलाई के बाद है, 20 अगस्त को 27, तो टोटल परचेस हो चुकी है 52 लाख। तो 50 से ऊपर है तो 2 लाख के ऊपर घटेगा 0.1% से 200 रुपए। और अब इसके बाद अगले वाली पे तो घटना ही है, ओबीएस ही बात है, वो 50 से ऊपर पहले ही है। 28 लाख के ऊपर 0.1% से 2800 रुपए। तो इसने हमसे यही कहा है, ही क्रेडिटेड मिस्टर अग्रवाल अकाउंट इन द बुक्स ऑफ अकाउंट ऑन द सेम डेट एंड मेड द पेमेंट ऑन 28 Feb 2022 80 लाख। वो तो जिस दिन क्रेडिट करते हैं या पेमेंट, दोनों में से जो पहले, तो क्रेडिट वाली डेट ही लेनी है। मिस्टर अग्रवाल टर्नओवर फॉर द फाइनेंशियल ईयर 2021 इज 20 करोड़। अब उस जो सेलर की बात हो रही है उसकी टर्नओवर भी वो भी स्पेसिफाइड में है, लेकिन अगर आपका दोनों एक साथ लगेंगे 206C1H तो उस केस में 194 क्यों लगता है। अगर ये बाय चांस जो बायर है वो स्पेसिफाइड ना होता तो ये इसके अकॉर्डिंग टीसीएस करता भाई 0.1% से। तो अब अगर हम देखें आंसर तो ये रहा, सिंस मिस्टर पुरुषोत्तम टर्नओवर 2021 में 10 करोड़ है और वैल्यू ऑफ गुड्स परचेज जो उसने किया वो 50 लाख से ज्यादा है, तो वो 0.1% से क्या काटने के लिए लायबल है, टीडीएस। तो अगर हम देखें तो टोटल 30 लाख रुपए उससे ज्यादा है, क्योंकि 80 लाख की परचेज हुई है। लेकिन जब 10 जून को है तब तो नील। उसके बाद जो सेकंड वाली परचेज हुई है उसमें 52 लाख हो गए हैं, तो 2 लाख के ऊपर 0.1% से 200 रुपए। और उसके बाद अगली बार जो 28 लाख है उसके ऊपर 2800, जिस दिन क्रेडिट करते हैं या पेमेंट होती है, दोनों में से जो पहले हो जाए। तो ये हमारा 194 क्या वो हो गया। बी पार्ट, कंप्यूट ग्रोस टोटल इनकम ऑफ मिस्टर प्राखर फॉर असेसमेंट ईयर 22-23 एंड लॉसेस टू बी कैरी फॉरवर्ड फ्रॉम द इंफॉर्मेशन गिवन बिलो। एक एक करके पढ़ेंगे। सबसे है पहले इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी कंप्यूटेड, ये तो इनकम है तो जीटीआई में आएगी। दूसरे नंबर पे है शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस ऑन शेयर्स ऑफ कंपनी, तो शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस लॉन्ग टर्म से सेट ऑफ हो जाएगा। अब लेकिन एक प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन ऑन सेल ऑफ एग्रीकल्चरल लैंड, ये नहीं बता रहा अर्बन है या रूरल है। तो इन्होंने ना अल्टरनेट दिया दो, कहते अगर इसको रूरल माने तो ये चार्जेबल ही नहीं है, फिर तो ये 18,700 कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा। और अगर हम इसको अर्बन माने तो 6,000 तो हो जाएंगे सेट ऑफ और 12,700 कैरी फॉरवर्ड। दो अल्टरनेट करके क्वेश्चन को कर रखा है। इसके बाद इनकम फ्रॉम रबड़ बिजनेस प्लांट ग्रोन बाय मिस्टर प्राकर, अगर आपने आप ग्रो किए हैं तो इसकी इनकम बढ़ती है। 65% एग्रीकल्चर और 35% बिजनेस इनकम। अगर मैं इसका 35% कर रहा हूं तो 28,000 और 52,000 एग्रीकल्चर इनकम। अब इसके जस्ट आगे लॉस फ्रॉम गारमेंट बिजनेस ब्रॉड फॉरवर्ड डिसकंटिन्यू, डिसकंटिन्यू होने से कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन बिजनेस का लॉस सिर्फ बिजनेस इनकम से ही सेट ऑफ हो पाएगा। तो 28 सेट ऑफ हो पाएगा तो 42,000 स्टिल कैरी फॉरवर्ड रहेगा, अभी टाइम रहता है, 8 साल के लिए होता है। लॉस फ्रॉम बैटिंग डेड लॉस है, ये सेट ऑफ नहीं हो पाएगा। और इनकम फ्रॉम लॉटरी नेट अगेन अजम्पशन ले रहा है। अभी मैं आपको बता रहा था ना कि कैजुअल इनकम है, अब 10,000 से ऊपर होती है तब टीडीएस करता है। हमने इसका ग्रोस अप किया 7,800। तो एक तो तरीका है कि हम इसको ग्रोस कर दें और दूसरा तरीका है कि हम कहेंगे इनका टीडीएस थोड़ा कटा होगा, क्योंकि इनकम 5,460 ग्रोस बनी होगी और भाई नेट बनेगी। तो देखो आंसर, ये हमारा बी पार्ट। हाउस प्रॉपर्टी की इनकम कितनी है, 3,60,000। अब आ गए हम पीजीबीपी में।
अगर हम देखें तो भाई रबड़ प्लांट से 28,000, 28 सेट ऑफ, और बाकी का 42,000 रुपए नीचे गएगा कैरी फॉरवर्ड। उसके बाद ये अजम्पशन ले रहा है कि जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हुआ है वो रूरल एग्रीकल्चरल लैंड है, तो नील हो गया। तो उस केस में शॉर्ट टर्म वाला पूरा का पूरा क्या हो जाएगा, कैरी फॉरवर्ड। लेकिन फिर ऑप्शन सेकंड लेता है कि नहीं नहीं, हम मान रहे हैं कि ये अर्बन थे, तो उस केस में शॉर्ट टर्म वाला 6,000 सेट ऑफ हो जाएगा और 12,700 कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा। इसके बाद विनिंग फ्रॉम लॉटरी, अभी इसने ग्रोस किया है और नीचे क्या कह रहा है, टैक्स 30% से घटा होगा, लेकिन ये वो तभी लगता है 194 बी जब 10,000 से ज्यादा हो। अगर हम देखें तो इनकम को ग्रोस करने के बाद वो कितनी बन रही है, 7,800, तो 10 से तो कम है। तो इसका मतलब ये भी मान सकते थे कि टीडीएस नहीं कटा हुआ, फिर 5,460 इनकम आती और उसको 360 में ऐड करते तो कितनी हो जाती, 365,460। अभी ग्रोस कर दिया है तो ये बन गई। बस उसके बाद जो कैजुअल लॉस है वो तो आपके कैरी फॉरवर्ड होते ही नहीं, बस यहाँ 12,700 आ जाता है उसकी जगह सेकंड अल्टरनेट में। अब देखो पूरी एजम्पशन के साथ क्वेश्चन होता है, तो अल्टरनेट सोल्यूशन में यही कर रखा है 12,700। ये हमारा सेकंड पार्ट हो गया। सी पार्ट, मिस्टर ए एम्प्लॉयड विद बी प्राइवेट लिमिटेड रिजाइडिंग इन चेन्नई filed his return of income on 30th July. He has no other income other than salary. He, however, has failed to link his Aadhaar with PAN as on the return filing date. अब सबसे पहले देखो रिटर्न कब फाइल कर रहा है, 30 जुलाई। अब कह रहा है व्हाट इज द लास्ट डेट फॉर लिंकिंग आधार विद पैन। वैसे तो वो थी 31 मार्च 2022 विदाउट लेट फीस। अब ये जिस दिन कर रहा है रिटर्न उस दिन करा तो सकता है, लेकिन 1,000 रुपए लेट फीस लगेगी। और मैं आपसे वैसे ही बताऊं प्रैक्टिकली, क्योंकि अभी के हिसाब से 31 मार्च 23 तक लास्ट डेट कर रखी है 1,000 रुपए लेट फीस के साथ। अगर कोई पर्सन अभी भी मिस कर देता है इस डेट को तो उसका पैन तुरंत इनऑपरेटिव हो जाएगा। उसका जो पैन है वो तुरंत क्या हो जाएगा, इनऑपरेटिव। फिर वो जब तक लिंक नहीं करता तब तक वो ऑपरेटिव हो ही नहीं सकता, कहीं पर कहीं भी यूज नहीं होगा। पहले फर्स्ट, एवरी पर्सन हु हैज अलॉटेड पैन ऑन 1 जुलाई 17 हु इज एलिजिबल टू ऑब्टेन आधार नंबर हैज टू इंटीमेट हिज आधार टू प्रेस्क्राइब अथॉरिटी ऑन और बिफोर। ये विदाउट लेट फीस था। अब इसने रिटर्न भरनी है। सिंस मिस्टर ए फेल टू लिंक हिज आधार नंबर विद पैन ऑन बिफोर 31 मार्च 22, तो कंसिक्वेंटली एट द टाइम ऑफ लिंकिंग हिज आधार नंबर विद पैन 31 अगस्त, ये ना अगला पार्ट दे रखा है क्योंकि इसमें लिख रखा है व्हाट इज द कॉन्सिक्वेंस फॉर हिम इफ ही हैज लिंक्ड द आधार विद पैन ऑन 31 अगस्त। तो कितनी लेट फीस लगी होगी, 1,000 रुपए। और फिर आगे पूछ रहा है आर देयर एनी एक्सेप्शन प्रोवाइडेड अंडर सेक्शन 139AA फॉर कोटिंग ऑफ आधार नंबर। किन के केसेस में आधार की जरूरत नहीं होती, तो वो केसेस लिख देने हैं आपने। अगर आप रिजाइड कर रहे हैं असम, जम्मू एंड कश्मीर, मेघालय में। सेकंड, अगर आप एक नॉन रेजिडेंट है, अगर आपकी एज 80 ईयर्स या उससे ज्यादा है ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर, और या फिर आप इंडिया के क्या है, नॉन सिटीजन, तो वो उनको एक्सेप्शन में रखा हुआ है कि इनको आधार की जरूरत नहीं है। और इनकम टैक्स का लास्ट क्वेश्चन है बच्चों, फोर्थ, ए पार्ट, एग्जामिन वेदर द फॉलोइंग आर चार्जेबल टू टैक्स एंड अमाउंट लाइबल टू टैक्स। पहला, इंटरेस्ट ऑन इनहेंस कंपनसेशन 3 लाख। इंटरेस्ट जिस ईयर रिसीव्ड होता है ना उसी साल की इनकम माना जाता है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता वो किस ईयर से रिलेटेड है। और अदर सोर्सेस, और 50% की स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलती है 57 के अंदर। रिसीव्ड ऑन 31 मार्च 22 मतलब 21-22 में फ्रॉम गवर्नमेंट ऑफ तमिलनाडु टुवार्ड्स अर्बन लैंड एक्वायर्ड बाय इट। 40% इनहेंस कंपनसेशन जो है वो इंटरेस्ट है रिलेटेड टू 20-21, तो हम कहेंगे वो जिस ईयर रिसीव्ड होगा उसी ईयर की इनकम मानी जाएगी। 50% की रिडक्शन घटाने के बाद 1,50,000 टैक्सेबल होंगे। देखो, इंटरेस्ट ऑन इनहेंस कंपनसेशन रिसीव्ड ऑन 31 मार्च 22 from government of Tamil Nadu, including 40% of interest on enhanced compensation relating to previous year 2021 would be deemed to be income of previous year 21-22, being the year in which it is received, irrespective of method of accounting followed by। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, जिस ईयर रिसीव्ड हुई उसी ईयर की इनकम है। 3 लाख रुपए है ये, और 50% की स्टैंडर्ड रिडक्शन घटा देंगे तो कितने रुपए टैक्सेबल हो जाएंगे, 1,50,000। सेकेंड पार्ट, Narayanan transferred 1,000 shares of BS Limited to AB Private Limited.
on 1st 6 2021 for a consideration of 2 lakh when the fair market value of same as on the transaction date was 3 lakh. अब सबसे पहले ये देखो कि इसने जो 1000 शेयर्स ट्रांसफर किए हैं ना वो प्राइवेट कंपनी के, मतलब एक तरह से अनकोटेड शेयर्स हो, तो उसमें ना सेक्शन लग जाता है 50C कैपिटल गेन हेड का। वो कहेगा कि जो फेयर मार्केट वैल्यू है वही सेल कंसिडरेशन माना जाएगा सेलर के हैंड में। फेयर मार्केट वैल्यू 3 लाख थी, जबकि उसने बेचे कितने में है 2 लाख, तो फेयर मार्केट वैल्यू को ही सेल कंसिडरेशन माना जाएगा। इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन शेयर्स की फॉर नारायणन वाज 2,75,000। ट्रांसफर वाज अफेक्टेड ऑफ मार्केट on which security transaction tax paid was not paid. BS Limited is a closely held unlisted company. तो अब सिंपल सी बात है, 3 लाख में से 275 घटाएंगे तो 25,000 LTCG। LTCG इसलिए क्योंकि ये जो शेयर्स है इनके इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन बता रखी है, लॉन्ग टर्म है तभी तो इंडेक्स बता रखी है। अब आ जाओ आप गिफ्ट बॉन्ड, जो बायर है उसने 2 लाख में खरीदे और 3 लाख फेयर मार्केट वैल्यू है, डिफरेंस 50 से ज्यादा हो गया, तो 56/10 गिफ्ट बायर बायर के हैंड में वो इनकम क्या हो जाएगी, टैक्सेबल, क्योंकि अनरिलेटेड पर्सन से मिला है। एक बार पढ़ते हैं पहले, इन द हैंड्स ऑफ नारायणन जिसने बेचा है, सिंस कंसिडरेशन ऑफ 2 लाख इज लेस देन 3 लाख being the fair market value of unquoted shares of BS Limited, fair market value of share 3 lakh would be deemed to be full value of consideration। तो 25,000 रुपए क्या हो जाएगा, इंडेक्स घटाने के बाद कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन डिफरेंस, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। अब आ जाओ इन द हैंड्स ऑफ AB प्राइवेट लिमिटेड, शेयर्स जो हैं वो उन्होंने रिसीव्ड किए इनएडिक्वेट कंसिडरेशन, तो गिफ्ट का पॉइंट अप्लाई होगा, डिफरेंस का अमाउंट 50,000 से ज्यादा है क्योंकि 1 लाख रुपए डिफरेंस है। बीइंग द डिफरेंस बिटवीन एग्रीगेट फेयर मार्केट वैल्यू एंड कंसिडरेशन वुड बी चार्जेबल टू टैक्स अंडर द हेड इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस। और इसके बाद थर्ड वन, मिस्टर ए रिसीव्ड 5 लाख ऑन 1 मार्च 2022 फ्रॉम श्री पुष्पाका चैरिटेबल ट्रस्ट फॉर मीटिंग हिज मेडिकल एक्सपेंस। तो अगर चैरिटेबल ट्रस्ट से आपको अमाउंट मिलता है तो एग्जेम्प्ट होता है। ट्रस्ट इज रजिस्टर्ड अंडर सेक्शन 12AB ऑफ इनकम टैक्स एक्ट। तो ये जो चैरिटेबल ट्रस्ट से हमें गिफ्ट मिला दैट विल बी एग्जेम्प्ट। आपको एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन से मिला है, लोकल अथॉरिटी से मिले या फिर अप्रूव्ड चैरिटेबल ट्रस्ट से मिले, क्योंकि ये रजिस्टर्ड है तो डेट इज एग्जेप्ट। तो ये हमारी तीनों जो पार्ट थे ये अदर सोर्सेस माइनर सा पार्ट कैपिटल गेन का था, ये 6 मार्क्स का हो गया। बी पार्ट एडवांस पेमेंट ऑफ टैक्स का है। मिस प्रिया एज 61 ईयर्स हैज टोटल इनकम 7,50,000 इंक्लूडिंग इनकम फ्रॉम प्रोफेशन फॉर द असेसमेंट ईयर 22-23 and has paid advance tax of 10,000 on 13 December 21. She has filed her return of income on 15 June 22. अब सीनियर सिटीजन तो है लेकिन बीनस से इनकम है तो एडवांस टैक्स का रूल एप्लीकेबल होता है। 10,000 रुपए एडवांस टैक्स सिर्फ पे किया है 13 दिसंबर को और कुछ भी नहीं, और अपनी रिटर्न तो टाइमली फाइल कर दी है। कैलकुलेट द सेल्फ असेसमेंट टैक्स पेबल एंड इंटरेस्ट देयर ऑन, तीनों सेक्शन के अंडर। 234 ये क्या कहता है, रिटर्न भरने की जो ड्यू डेट है 31 जुलाई, उसके बाद जितना भी डिले करोगे उस अमाउंट जो आउटस्टैंडिंग अमाउंट है टैक्स का जो नहीं दे रखा 1% पर मंथ और पार्ट ऑफ द मंथ आप पे ब्याज लगता है, लेकिन इस पे नहीं लगेगा क्योंकि इसने तो 15 जून को ही रिटर्न भर दी। 234B लगता है कि अगर आप 1 अप्रैल से अप्लाई होता है, अगर आपने 31 मार्च तक 90% आपकी जो एक्चुअल टैक्स लायबिलिटी है उसके बराबर एडवांस टैक्स नहीं पे किया, तो जो आपका डिफरेंस अमाउंट है जितना पे किया है और जो एक्चुअल टैक्स लायबिलिटी है 1% पर मंथ और पार्ट ऑफ द मंथ के हिसाब से इंटरेस्ट लगेगा जब तक आप वो पे नहीं करते। 234C अप्लाई होता है जो बीच की डेफरमेंट है, पेमेंट है 15 जून, 15 सितंबर, 15 दिसंबर और 15 मार्च, क्योंकि इसने सीधा एक ही बार दिसंबर में दिया है 13, तो मतलब 15 जून और 15 सितंबर में तो पे ही नहीं हुआ, और 15 दिसंबर को जितना बनता है उसमें से इसने सिर्फ 10 पे कर रखा है, रिमेनिंग पे 1% से 3 महीने का लगेगा उन अमाउंट पे। 15% देना था 15 जून तक, 45% देना था 15 सितंबर तक, 75% देना था 15 दिसंबर तक और 100% देना था 15 मार्च। तो ये अभी कैलकुलेट कर लेंगे।
तो एक बार देखो, सबसे पहले 750 पे टैक्स निकालते हैं। अब इस पर्सन की एज 61 ईयर है, 3 लाख तक कोई टैक्स नहीं। अगले 2 लाख के ऊपर 5% से 10,000, पर अगले 2,50,000 के ऊपर 20% से 50,000, 50 और 10 60, और 60,000 के ऊपर 4%, 2400, तो 62,400 इसका टैक्स बनता है। इसमें से अगर सीधा देखा जाए तो 10 पे कर चुकी है, तो 52,400 तो टैक्स का अमाउंट देना है इसको रिटर्न के साथ, और प्लस में ब्याज। अब आप में से कहेंगे पहले 234A के अकॉर्डिंग ब्याज, मैं कहूंगा नहीं बनेगा। देखो एक बार, ये रहा, टैक्स हो गया 62,400, 10 पे कर रखे, 52,400 तो टैक्स देना ही है। अब पहले आ जाओ ब्याज 234A के अकॉर्डिंग, तो ये कोई ब्याज नहीं। इसने ये जो अमाउंट है ये कब पे कर दिया है? 15 जून को, मतलब 3 महीने हो गए, क्योंकि पार्ट ऑफ द मंथ को ही मंथ माना जाएगा। अप्रैल, मई और जून, कितने रुपए के ऊपर? 52,400 के ऊपर, 1% से 3 मंथ्स का 1,572 रुपए। अब आ जाओ लास्ट 234C, एक बार आप अमाउंट निकालो। 15 जून को 15%, इसने 15 जून को कुछ नहीं दिया था, इसने सीधा 13 दिसंबर को एक बार 10,000 रुपए दिए। फिर 15 सितंबर को 45%, किसका? जो ये टोटल टैक्स बना है 62,400, हमने 15% किया इसका, ये अमाउंट आया हमारा 9,320। 100 को इग्नोर करना होता है, मतलब 100 के अलावा जो फ्रैक्शन, अगर 9380 भी बनता तो 9300 हो जाता जब इंटरेस्ट निकालना होता है। तो 100 को नियरेस्ट पे लाना है, पिछले वाला अमाउंट। अभी जैसे दूसरे केस में हमने किया 62,400 का 45%, ये 28,080 रुपए है, तो 28,000। इसी तरह 62,400 का 75%, 46,800, उसमें से 10,000 घटा दो, तो ये 100 का मल्टीपल ही है, 36,800। इन तीनों केसेस में 1% से 3 महीने का, तो ये इंटरेस्ट आ गया। लास्ट केस में 62,400, उसमें से 10,000 घटाएंगे, 52,400 जो नहीं पे कर रखा, 1 महीने का कैलकुलेट होगा 524, ये टोटल इंटरेस्ट हो गया। तो ये टोटल टैक्स लाइबिलिटी आएगी, जो हमें पता है 10 के मल्टीपल में राउंड ऑफ करना होता है। अब इस क्वेश्चन में ना ये नहीं मेंशन कर रखा कि इसको 115 बीएससी लेना है या नहीं। इसकी अगर हम देखें तो कोई डिडक्शन तो बनती नहीं थी, तो वो एक अल्टरनेट दे रहे हैं कि मान लो ये 115 बीएससी ऑप्ट कर लेते। अगर इसने 115 बीएससी ऑप्ट किया होता तो उस केस में 7.5 लाख रुपए के ऊपर टैक्स कैसे बनता? पहले 2.5 लाख पे नील, अगले 2.5 लाख का 5%, अगले 2.5 लाख का 10%, 37,500, 4%, 1,500, 39,000, 10 दे चुकी है, 29,000 तो टैक्स का होता, और प्लस में 234A का तो कोई बनेगा नहीं, और उस पे 29,000 के ऊपर 1% से 3 महीने का, और उसी तरह से जो 39,000 है उसका 15%, 45%, यहाँ पर 75% करके 10,000 घटा दो, और यहाँ 39,000 का 100% करके 10,000 घटा दो, 29,000, 3 3 3 और 1 महीने के अकॉर्डिंग ये इंटरेस्ट आ जाता, ये टोटल टैक्स बनता। अब बच्चों सी पार्ट, मिस्टर एक्स ए रेजिडेंट एज 56 ईयर टिल रिसेंटली वाज ए सक्सेसफुल बिजनेसमैन, अभी तक तो सक्सेसफुल बिजनेसमैन था, filing his return of income regularly, remotely ever since he obtained PAN card. During the COVID pandemic period, his business suffered severely and he incurred huge losses. He was not able to continue his business. And finally, on 1st January 22, he decided to wind up his business, which he also promptly intimated to the jurisdictional assessing officer about the closure of his business. तो वो अपना बिजनेस प्रीवियस ईयर में डिसकंटिन्यू कर रहा है 1 जनवरी। The assessing officer sent him a notice to tax income of assessment year 22-23 during the assessment year 21-22, मतलब 21-22 की इनकम पर 21-22 में ही उससे टैक्स मांग लिया। Does the assessing officer have the power to do so? है उसके पास पावर? Are there on any exception to general rule income of previous year is assessed in the assessment year following the previous year? हाँ, 4 और एक्सेप्शन है, तो एक बार पढ़ते हैं बच्चों आंसर। तो सबसे पहले फर्स्ट अल्टरनेटिव यस, क्योंकि एक क्वेश्चन और भी है ना, तो दोनों में से कोई एक करना है। ही हैज द पावर टू डू सो, क्योंकि अगर बिजनेस डिसकंटिन्यू होता है तो असेसिंग ऑफिसर की मर्जी से वो चाहे तो सेम ईयर, जब उसको लगता है कि इससे बाद में रिकवर कैसे करेंगे, इसने तो अभी अभी बिजनेस बंद किया हुआ है, कुछ पैसे हैं तो इससे टैक्स ले लिया जाए। तो ये कह रहा है द इनकम ऑफ द पीरियड 1 अप्रैल 21 से 1 जनवरी 22 तक मे एट द डिस्क्रिप्शन ऑफ असेसिंग ऑफिसर बी चार्ज टू टैक्स इन असेसमेंट ईयर 21-22 इटसेल्फ।
Following are the other exception to the general rule. Income of previous year is assessed in the assessment year. Following the previous year, income of previous year is assessed in the previous year itself. मतलब सेम ईयर में लिया जा रहा है. पहला केस शिपिंग बिजनेस ऑफ नॉन रेजिडेंट, इसमें इनकम ही मान लेते हैं जितनी उन्होंने टोटल फ्रेट कलेक्ट किया ना उसका 7.5%. लेकिन अभी तो हमें सिर्फ केस लिखने हैं. पर्सन जो इंडिया को छोड़कर जा रहा है और असेसिंग ऑफिसर को लगता है कि वापसी नहीं आएगा, वो परमानेंटली जा रहा है. थर्ड वन, एओपी बीओआई आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन फॉर्म फॉर ए पर्टिकुलर इवेंट और पर्पस एंड लाइकली टू बी डिसॉल्व, इसी में अभी डिसॉल्व होने वाला है. और थर्ड, पर्सन लाइकली टू ट्रांसफर प्रॉपर्टी टू अवॉइड टैक्स. और एक ये ऊपर वाला पढ़ ही रहा है कि इंडिया अगर किसी पर्सन का बिजनेस डिसकंटिन्यू हो जाता है प्रीवियस ईयर में तो ये 5 केसेस एक्सेप्शन में आते हैं. और इसी में और वाला क्वेश्चन था बच्चों इनकम टैक्स का, ये और वाला. फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन कंप्यूट टोटल इनकम ऑफ मिस्टर रमन एंड हिज वाइफ सविता फॉर द असेसमेंट ईयर 22-23. तो एक एक करके केस पढ़ेगी. फर्स्ट, मिस्टर रमन हैड ए एफडी of 5 lakh in the bank. He instructed the bank to credit the interest on deposit at 6%. मतलब बिना एफडी ट्रांसफर किए उसका इंटरेस्ट ट्रांसफर कर रहा है 1/4/21 से 31 मार्च 22 को टू द सेविंग अकाउंट ऑफ हिज ब्रदर सन फॉर हिज एजुकेशन. सेक्शन 60 के अकॉर्डिंग इनकम क्लब होगी मिस्टर रमन की इनकम में ही. और अगर 5 लाख का 6% करें 30,000. अब ये रमन में लिख देंगे हम लोग, क्लब अंडर सेक्शन 60. सेकेंड, Savita is a BCom graduate working in the ABC Private Limited as an accountant with a monthly salary of 25,000. तो साल की सैलरी हो गई 3 लाख. उसमें से 50,000 रुपए की स्टैंडर्ड डिडक्शन घटा दो तो 2,50,000. रमन के पास 30% इक्विटी शेयर है लेकिन उसकी वाइफ के पास क्वालिफिकेशन है उस पोस्ट के लिए, क्लब रही होगी. देखो तो पहले तो 30,000 सेक्शन 60 के अकॉर्डिंग इसी में क्लब हो गए मिस्टर रमन में. सैलरी इनकम उसकी वाइफ की 250, क्योंकि उसकी वाइफ के पास क्वालिफिकेशन है इसलिए इनकम क्लब नहीं हो रही. 25,000 इंटू 12 3 लाख माइनस 50,000 स्टैंडर्ड डिडक्शन. इससे नेक्स्ट, रमन स्टार्टेड प्रोप्राइटरी बिजनेस 1/4/2000 को किया था विद ए कैपिटल ऑफ 10 लाख. इसको लॉस हुआ 2 लाख का प्रीवियस ईयर 20-21 में, तो एक तरह से 8 लाख कैपिटल रह गई. टू ओवरकम द फाइनेंशियल पोजीशन सविता गिफ्टेड ए सम ऑफ 4 लाख टू हिम ऑन 1/4/2021. अब गिफ्ट 1/4/21 को ही दिया है तो 8 लाख इसकी कैपिटल है, 4 लाख इसको वाइफ से मिल गए विच वाज इमीडिएटली इन्वेस्टेड इन द बिजनेस बाय मिस्टर रमन. ही अर्न्ड ए प्रॉफिट 3 लाख ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर 21-22. अब जो 3 लाख रुपए की इनकम है ना वो 12 लाख कैपिटल पर है और 4 लाख वाइफ ने दे रखे, तो 1 लाख रुपए वाइफ की इनकम में क्लब हो जाए. 2 लाख का लॉस क्यों हुआ? वो तो पिछले साल हुआ था, अभी तो प्रॉफिट हुआ है. 8 लाख और 4 लाख 8 लाख और 4 लाख की रेशो ही बनेगी, 2 लाख और 1 लाख उसी रेशो में 2:1 में बांट देंगे, 2:1 में बांट देंगे 3 लाख को. तो यहाँ अगर हम देखें तो ये रहे 2 लाख 1 लाख. फोर्थ, साजन यंगर सन ऑफ रमन एज 17 ईयर मतलब माइनर है, won in a debate competition during the annual competition held at his school and received a cash about 10,000. ये उसकी एबिलिटी के कारण है, ये तो क्लब होगा नहीं. एंड ही आल्सो अर्न इंटरेस्ट 7,000. इसमें से 1,500 रुपए 1032 के घटा दो 5,500 रुपए ऑन बैलेंस मेंटेन इन हिज सेविंग बैंक अकाउंट. ये इनकम क्लब होगी. मदर या फादर जिसकी इनकम ज्यादा है तो उसकी मदर की इनकम ज्यादा दिख रही है क्योंकि 2.5 लाख रुपए तो सैलरी आ गई थी ना, तो ये हमने क्लबिंग से पहले देखी 350. लेकिन ये 5500 ऐड होने के बाद 80TTA में सेम की क्या भी मिल जाएगी क्योंकि सेविंग अकाउंट का इंटरेस्ट है, तो ये उसकी टोटल इनकम हो गई. इसके साथ ही बच्चों इनकम टैक्स वाला हमारा पोर्शन होगा. ये सजेस्टेड आंसर हो गए इंस्टीट्यूट के. ठीक है ना, कल जीएसटी के करा दूंगा.